नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रैंकवीर एसएससी पर। इस टॉपिक से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बिल्कुल दोस्तों। और आज का जो हमारा ये डीप ड्राइव है ना, ये बहुत ही खास होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हम 18 मार्च की एक बहुत ही विस्तृत दैनिक ब्रीफिंग का एनालिसिस करने वाले हैं और हमारा मिशन आज बहुत क्लियर है। सही कहा आपने। हमारे सामने आज जियोपॉलिटिक्स, राष्ट्रीय प्रशासन, साइंस और स्पोर्ट्स से जुड़े कई अलग अलग टॉपिक्स हैं। और हम क्या करेंगे? हम इन बिखरी हुई जानकारियों के बीच के तार जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एग्जाम में याद रखना मुश्किल होता है ना। एकदम सही। सतह से देखने पर ये सब अलग अलग दुनिया की बातें लगती हैं, लेकिन गहराई में जाकर ये सभी फैक्ट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और हमारी दुनिया को आकार देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से सीमाओं की बात करने वाले हैं, चाहे वो देशों की भौगोलिक सीमाएं हों, कानूनी सीमाएं हों या फिर प्रकृति और विज्ञान की हदें हों। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसी भौगोलिक सीमा की जिसने इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटका रखी हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, पर इसका जो रणनीतिक और आर्थिक महत्व है ना, वो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की मुख्य नस है और फिलहाल वहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। बिल्कुल। और डेटा बताता है कि वर्तमान में वहाँ 22 वाणिज्यिक जहाज यानी कमर्शियल शिप्स फंसे हुए हैं। इसको ऐसे समझो दोस्तों, कल्पना करें कि दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण हाईवे पर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया है। सही बात है। सैन्य खतरे भी मंडरा रहे हैं। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसका असर सिर्फ किसी दूर देश की कहानी नहीं है, ये सीधा भारत से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये नाम याद रखने वाली बात है एग्जाम के लिए। वहाँ फंसे हुए जहाजों में शिवालिक और जग लाडली शामिल हैं। बिल्कुल, जिन्हें भारत के मुंद्रा पोर्ट पहुंचना है। इसके अलावा नंदा देवी नाम का जहाज भी वहां फंसा है, जिसका गंतव्य कांडला पोर्ट है, राइट? हाँ, एकदम सही। और ये सिर्फ जहाजों के नाम नहीं है। ये जहाज जो कच्चा तेल या औद्योगिक माल लेकर आ रहे हैं, उसी से हमारे कारखाने चलते हैं। तो अगर ये माल समय पर नहीं पहुंचता है तो सीधी सी बात है, सप्लाई चेन टूट जाएगी और उसका सीधा असर बाजार में महंगाई के रूप में दिखेगा। बिल्कुल, आर्थिक प्रभाव तो गहरा है ही, लेकिन यहाँ कूटनीतिक पहलू भी उतना ही चौंकाने वाला है। अच्छा, वो कैसे? देखो, आमतौर पर जब भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर खतरा होता है, तो पश्चिमी देश, खासकर यूरोपीय देश और अमेरिका, वो लोग मिलके एक सैन्य गठबंधन बनाते हैं ना, हाँ, मार्ग सुरक्षित करने के लिए। हाँ, पर इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। कोई भी यूरोपीय देश वर्तमान में यहाँ अमेरिका की सैन्य मदद करने को तैयार नहीं है। अरे वाह, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। दशकों से नाटो के बैनर तले ये देश एक साथ ही तो लड़ते आए हैं, तो अचानक ये संकोच क्यों? इसका सीधा कारण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी है। अच्छा, जो उन्होंने नाटो को लेकर कहा था? हाँ, उन्होंने कई बार नाटो को समाप्त करने या अपने सहयोगी देशों की रक्षा न करने की बात कही है। जब दुनिया के सबसे बड़े सैन्य शक्ति वाले देश से ऐसे बयान आते हैं, तो सहयोगी देशों में भारी संकोच पैदा होना लाजमी है। बिल्कुल। इसी अविश्वास के कारण यूरोपीय देश अब अमेरिका के नेतृत्व पर आंख मूंद कर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यानी अमेरिका की राजनीति का सीधा असर मिडल ईस्ट के एक संकरे समुद्री रास्ते पर पड़ रहा है। चलिए, जब कूटनीति की बात हो ही रही है तो अमेरिका की विदेश कूटनीति से जुड़ी एक और अहम रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हाँ, स्रोतों में USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट दी गई है। तो ये अमेरिकी सरकार का एक स्वतंत्र द्विदलीय आयोग है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाले देश यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखा है। कूटनीतिक हलकों में ये एक बहुत भारी टैग होता है और स्वाभाविक है कि भारतीय विदेश मंत्रालय यानी MEA की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। हाँ, भारत ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और आधारहीन बताकर खारिज कर दिया है। बिल्कुल, और बात सिर्फ खारिज करने की नहीं है। भारत लगातार इस आयोग के अधिकार क्षेत्र और इसकी निष्पक्षता पर ही गहरे सवाल उठाता रहा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ पूरी तरह निष्पक्ष हैं। हम किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस स्रोतों में दी गई बातों को तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। एकदम सही। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सच्चाई है, जहां अक्सर दो देश एक दूसरे के नजरिए से असहमत होते हैं। खैर, कूटनीति के इन बाहरी संघर्षों से हटकर अब देश के भीतर की बात करते हैं।
नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बात हो रही है अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण आया है जहां परोक्ष इच्छा मृत्यु, जिसे हम पैसिव यूथेनेशिया कहते हैं, उसे अब एक मौलिक अधिकार के दायरे में रखा गया है। बिल्कुल। पर मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाह रही थी जी। अनुच्छेद 21 तो मूल रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में है ना? हाँ बिल्कुल है। तो जो कानून जीवन की गारंटी देता है उसमें मृत्यु की बात कैसे जुड़ सकती है? मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का जो विश्लेषण है वो समझने वाला है। देखो, अदालत के अनुसार अनुच्छेद 21 सिर्फ सांस लेने की बात नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये गरिमापूर्ण जीवन यानी लाइफ विद डिग्निटी का अधिकार देता है। जीवन का अर्थ केवल जैविक रूप से मौजूद रहना नहीं है, बल्कि उसमें गरिमा का होना बहुत जरूरी है। यानी अगर जीवन में गरिमा नहीं बची तो वो जीवन उस अधिकार की पूर्ण परिभाषा में नहीं आता। इसीलिए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में स्वाभाविक रूप से गरिमा के अनुसार मरने का अधिकार भी शामिल है। तो ये तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी गंभीर मेडिकल स्थिति में हो जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो। बिल्कुल, ये किसी को मारने के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक अंत को कृत्रिम रूप से या मशीनों के सहारे न रोकने के बारे में है। ये सच में बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब अधिकारों से आगे बढ़कर हम राष्ट्रीय प्रशासन और राज्य विधानसभाओं के अपडेट्स पर आते हैं। राजू की राजनीति हमेशा से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। हाँ, बिहार विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने एक तरह से क्लीन स्वीप कर लिया है। उन्होंने सभी 5 सीटें जीत ली हैं। और ये नाम भी एग्जाम के लिए ध्यान में रखने होंगे: नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार और नितिन नवीन। बिल्कुल। और अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें तो चुनाव से ठीक पहले गठबंधन का सभी सीटें जीत लेना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। सही कहा। और बिहार से निकलकर अब पंजाब चलते हैं। वहां की विधानसभा से एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रस्ताव सामने आया है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। सर्वसम्मति से मतलब पूरा सदन एक साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। अब कांशीराम जी ने दलित और बहुजन राजनीति में सच में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। बिल्कुल लाए थे। और पंजाब, जहां दलित आबादी का प्रतिशत काफी अधिक है, वहां से ये प्रस्ताव आना उस सामाजिक क्रांति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का एक बड़ा प्रयास है। ये तो हो गई राजनीति और अधिकारों की बात। अब देखते हैं कि बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंस में नई सीमाएं कैसे तय हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत एक बहुत बड़े डिजिटल बदलाव से गुजर रहा है। एक नया इनिशिएटिव है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS। हाँ, जिसका 1 जनवरी 2025 से राष्ट्रव्यापी विस्तार होगा। ये बहुत शानदार पहल है ना? इसके जरिए देश भर के छात्रों और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स तक मुफ्त पहुंच मिलेगी। और एक फैक्ट यहाँ याद रखने वाला है, IIT मद्रास ने इस प्लेटफॉर्म से अब तक सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स डाउनलोड किए हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने का ये कदम कितना सफल हो रहा है। इसके साथ ही डाक विभाग से भी एक क्विक अपडेट है। हाँ, डाक विभाग ने अपनी नई 24 घंटे एक्सप्रेस सेवा शुरू की है। अब 24 घंटे के भीतर पार्सल की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। और इसका शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। साथ ही एक प्रशासनिक अपडेट यह है कि डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी ने संचार राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ये गवर्नेंस के सीधे और तेज प्रभाव के उदाहरण है। चलिए, विकास की बात हो रही है तो पर्यावरण को कैसे भूल सकते हैं। कंचन देवी समिति के बारे में बात करते हैं। हाँ, अरावली पर्वतमाला की स्पष्ट भौगोलिक परिभाषा तय करने के लिए कंचन देवी की अध्यक्षता में ये समिति बनी है। मतलब ये समिति मुख्य रूप से ये देख रही है कि अरावली की सीमाएं कहां से कहां तक है। बिल्कुल। और इसका मुख्य फोकस 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड की वैज्ञानिक और कानूनी समीक्षा करना है। तो अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है तो क्या उसे संरक्षण क्षेत्र यानी कंजर्वेशन जोन से बाहर कर दिया जाएगा? यही तो बहस है। संरक्षण क्षेत्रों का सटीक सीमांकन कैसे हो ताकि विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे। ये पर्यावरण बनाम विकास की बहस का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये वाकई एक जटिल मुद्दा है।
खैर, धरती के इन मुद्दों से अब हम चलते हैं अंटार्कटिका की ओर, जहां साइंस ने कुछ ऐसा खोजा है जो दिमाग हिला देने वाला है। अंटार्कटिका का नाम सुनते ही ओ -20 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड याद आती है। हाँ, और वहां सूरज की रोशनी नामात्र होती है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने पाया है कि वहाँ सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स पूरी तरह से सक्रिय और जीवित हैं। ये कैसे संभव है? बचपन से हमने पढ़ा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से ऊर्जा बनाते हैं। जब सूरज ही नहीं है तो ये जीव जिंदा कैसे हैं? यही तो प्रकृति का जादू है। इन जीवों ने एरोट्रोफी नाम की एक नई प्रक्रिया का उपयोग करना सीख लिया है। अच्छा, एरोट्रोफी। हाँ, इसका मतलब है कि वे प्रकाश के बजाय सीधे हवा में मौजूद गैसों से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अरे बाप रे, ये तो ऐसा हो गया जैसे मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो जाए और वो अचानक सीधे हवा से चलना सीख जाए। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। अंटार्कटिका की उस बंजर और पोषक तत्वों से रहित मिट्टी में जीवित रहने के लिए इन जीवों का ये अनुकूलन अत्यंत लाभकारी और जरूरी है। प्रकृति सच में अचरज से घरी है। और प्रकृति की इस अदम्य क्षमता के बाद अब बात करते हैं मानव कौशल और खेल के मैदान की। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स में टेनिस सिंगल से एक बहुत बड़ी खबर है। इटली के यानिक सिनर ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला मेजर खिताब जीत लिया है। और महिला एकल में आर्याना साबालेंका ने खिताब अपने नाम किया है। दोनों की जीत शानदार रही। इसके अलावा शतरंज यानी चेस की दुनिया से भी एक ऐतिहासिक खबर है। हाँ, मयंक चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल। गुवाहाटी के रहने वाले मयंक चक्रवर्ती ने हाल ही में स्वीडन के फिलिप लिंडग्रेन को हराया है। और सबसे गर्व की बात यह है कि वे पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट के पहले प्रमुख शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ये सच में भारतीय खेलों के लिए एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो दोस्तों, आज हमने भू राजनीति से लेकर साइंस और स्पोर्ट्स तक बहुत कुछ कवर किया। हाँ, और अगर मैं इस पूरी चर्चा का एक रैपिड फायर सारांश दूं तो आज के 5 प्रमुख कीवर्ड्स हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला है हॉर्मोज, जहां फंसा जहाजों का बेड़ा वैश्विक समस्या है। दूसरा अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21, जिसमें गरिमापूर्ण इच्छा मृत्यु का अधिकार शामिल है। तीसरा है कंचन देवी समिति, जो अरावली का मानक तय कर रही है। चौथा है ओनोस, जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। और 5वां है एरोट्रॉफी, सूक्ष्म जीवों का हवा से ऊर्जा बनाने का तरीका। ये रैपिड फायर रिवीजन सच में कमाल का था। बिल्कुल, इससे पूरी जानकारी दिमाग में बैठ जाती है। पर जाते जाते आज की चर्चा ने मेरे दिमाग में एक विचार छोड़ दिया है। जो अंटार्कटिका के सूक्ष्म जीव है ना, जिन्होंने जीवित रहने के लिए हवा से ऊर्जा बनाना सीख लिया। हाँ, एरोट्रॉफी की बात कर रही हैं आप। हाँ, जब प्रकृति की इतनी छोटी इकाइयां चरम परिस्थितियों में इतना असंभव सा अनुकूलन कर सकती है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। कैसा सोचना? जैसे जैसे हमारी पृथ्वी के संसाधन कम होंगे, तो क्या मानव सभ्यता भी भविष्य में ऐसे ही किसी अप्रत्याशित और नए संसाधन को अपनी ऊर्जा का आधार बना पाएगी? क्या हम भी कभी हवा या किसी और चीज से सीधे ऊर्जा लेना सीख जाएंगे? ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। तो दोस्तों, इस सवाल पर खुद विचार कीजिएगा। इसका आंसर या अपने विचार कमेंट में बताएं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए रैंक